नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज मैं खड़ा हूं अपनी खुद की कार के साथ, जो कि है हुंडई की i20 इलाइट स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आज इस पर्टिकुलर गाड़ी का मैं ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूं। इस गाड़ी को लिए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, तो अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस गाड़ी के रिव्यू के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि 5 साल बाद हुंडई i20 कैसा ट्रीट करती है, या इन 5 साल के दौरान कैसा ट्रीट किया। सर्विस के रिलेटेड बात करूंगा, मैंने क्या क्या एक्सेसरीज कार में लगवाई वो बात करूंगा, और मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टेरेंस में कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। Hyundai i20 इलाइट स्पोर्ट्स फर्स्ट जो मेरी कार है, इसको मैंने परचेज किया था अक्टूबर 2020 में। अब मैंने इस गाड़ी को परचेज क्यों किया, उसका सबसे बड़ा कारण था डिस्काउंट। देखिए, नई वाली Hyundai i20 उस टाइम लॉन्च हो गई थी, तो मेरे को इस पे 1 लाख प्लस का डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने सोचा इसको खरीद लेता हूँ, इतना पेट्रोल में यूज कर लूंगा, 1 लाख रुपए तक का पेट्रोल यूज कर लूंगा आराम से, तो मेरी 4-5 साल चल जाएगी आराम से। इस गाड़ी को यूज करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो इसकी परचेजिंग मेरी स्टोरी है, एंड आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे रखा है, 4 सिलेंडर इंजन है। पावर की बात करें 82 bhp, टॉर्क की बात करें 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, उस टाइम ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल थी, लेकिन मैं मैनुअल का शौकीन हूँ, इसलिए मैंने मैनुअल कार ली। लेकिन आज की कंडीशन के हिसाब से अगर मैं कोई नई गाड़ी लूंगा तो डेफिनेटली मैं ऑटोमेटिक लेने वाला हूँ, क्योंकि उसका रीजन है आज के टाइम में जैसा ट्रैफिक हो रहा है, जैसे क्योंकि मेरी मेजरली 80 to 85% जो गाड़ी चलती है वो सिटी में चलती है, बाकी 15 से लेके 20% जो गाड़ी चलती है वो हाईवे में चलती है। हाईवे में तो मैनुअल में मजा आता है, लेकिन सिटी में हालत खराब हो जाती है। अब इस गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं उस पर बात करें तो आपको मिलने वाले 2 एयरबैग्स ओनली एंड ABS EBD मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि मैंने इस कार को परचेज करने के बाद क्या क्या इसमें एक्सेसरीज लगवाई, क्या क्या बाहर से आफ्टर मार्केट चीजें लगाई। सबसे पहला जो मेरे को इसका डिफॉल्ट पॉइंट लगा, इसकी लाइट हेलोजन में आती थी, एंड इसमें फॉग लैंप्स भी देखे हैं वो भी हेलोजन में थे, तो लाइट बहुत डिम थी। मैंने इसमें पूरा LED सेटअप लगा रखा है, एंड अजूम की लाइट लगाई है, काफी अच्छी LED लाइट है, किसी तरह की मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एंड यही मैंने फॉग लैंप में भी लगाया है, जिससे मुझे काफी रात में सहूलियत मिली है। दूसरी चीज जो मैंने चेंज कराई वो कराए मैंने इसके टायर्स। रिसेंटली मैंने 1 साल पहले इसके टायर्स चेंज कराए। कॉन्टिनेंटल के पहले MRF के आते थे, एंड अल्ट्रा कॉन्टेक्ट UC6 लगवाए। इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो 195/60 है, R15 15 इंच के अलॉयस हैं, एंड पहले भी 15 इंच के प्रोफाइल के साथ थे जो टायर, लेकिन मैंने इसका जो साइज एक अप करा है 195/60। इस गाड़ी के जब मैंने टायर चेंज कराए उसके बाद मैं इसको सीधा ले गया था लेह लद्दाख। करीब 3000 किलोमीटर की मैंने ड्राइव करी, मुझे बहुत सारे चेंजेस मिले, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तीसरी चीज जो मैंने चेंज कराई गाड़ी लेते ही वो थी इसकी सीट कवर। जो इसकी नेचुरल में सीट कवर आई थी वो तो फैब्रिक में थी, लेकिन ये मैंने मिक्स लेदर में लगवाई, एंड इसका सिटिंग कंफर्ट उससे थोड़ा बेहतर है। मैं एक बार आपको बैठ के इसका सिटिंग कंफर्ट दिखा देता हूं। सिटिंग कंफर्ट पहले से बेहतर है, एंड अगर मैं बात करूं सेकंड रो के सिटिंग कंफर्ट की, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम भी डिसेंट है, हेड रूम भी आपको डिसेंट मिलने वाला है। लेकिन आप चाहें कि इसमें 3 लोग बैठ के चल जाएं लॉन्ग रूट या शॉर्ट रूट में, वो भी पॉसिबल है, वो भी मैंने ट्राई किया, एंड मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें कि मैंने एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी क्या लगवाया, वो है शार्क फिन एंटीना। इसमें सिंपल एंटीना वाला टाइप का आता था, डंडा टाइप का आता था, मैंने उसको हटवा के इस तरीके का लगवाया, क्योंकि मेरे को गाड़ी की लुकिंग थोड़ी अच्छी चाहिए थी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो काफी अच्छा स्टीयरिंग व्हील इसका दे रखा है। एज पर माय एक्सपीरियंस मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, मेरे को इसमें लेदर रैप नहीं मिल रहा था, वो मैंने एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी बाहर से करवाया। देन यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, केवल ये टिल्ट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, लाइट के
फॉग लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल दे रखे हैं उसके बाद कर लेते हैं। म्यूट का, वॉल्यूम कम ज्यादा, कॉल पिक, डिस्कनेक्ट का, वॉइस कमांड ऑप्शन मिलने वाला है, मोड्स मिल सकता है, एंड यहाँ से जो आप पर्टिकुलर जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीसेट का आपको ऑप्शन दे रखा है, कोई भी चीज रीसेट करनी हो, एंड ट्रिप का आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड है। सो कैसे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने वाला है, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। एनालॉग पूरा, मतलब ऑलमोस्ट 80% एनालॉग है, 20% में आपको एक MID मिलने वाली है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ट्रिप का बटन दबाऊंगा, आप देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एंड किलोमीटर आप देख सकते हैं 68,728 किलोमीटर, इतनी इस गाड़ी को मैंने 5 इयर्स में चला लिया है। एंड रिसेंटली मैंने सर्विस भी कराई है, तो मैं सर्विस की तो डेफिनेटली बात करने वाला हूँ कि लोगों को बहुत मिथ रहता है ना कि भाई सर्विस सस्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। म्यूजिक सिस्टम की मैं जरूर बात करना चाहूंगा। इस म्यूजिक सिस्टम ने मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दी अभी तक। एंड जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी जो स्क्रीन साइज है वो आपको 8 इंचेस की मिल जाएगी। 6 स्पीकर सेट है जिसमें 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर है, एंड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलने वाला है वायर्ड। उसके अलावा ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, USB, GPS नेविगेशन, वॉइस कमांड, सारी चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप टच स्क्रीन देख सकते हैं, काफी अच्छा यूजर इंटरफेस, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड आपको यहाँ पे बटन्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे SD जो मैप है उसका आपको SD कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ से ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका सेटिंग्स का यहाँ पे बटन मिल जाएगा, यहाँ पे ट्यून इन एंटर कर सकते हैं वॉल्यूम का, एंड इसको बंद करना चाहें तो इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हैं। देन रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, मैप, फेवरेट्स का है, सारी चीजें दे रखी हैं। ये नेविगेशन का कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब भी आपको ये नेविगेशन अपडेट करना होगा तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, दिखा के बताता हूँ। सो यहाँ सेटिंग्स में गए, सिस्टम इन्फो में गए। सो जब भी आपको ये अपडेट आएगा, अगर आप ये अपडेट करेंगे तो सर्विस सेंटर वाले आपसे करीब 2,000 रुपए इसके चार्ज करने वाले हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि आपका 2,000 रुपए का यहाँ पे पेमेंट होगा अगर आप इसका अपडेट चाहते हैं तो। देन यहाँ पे एडवांस्ड एंड ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। मेरे को म्यूजिक सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड मैं इसकी साउंड क्वालिटी से सेटिस्फाइड हूँ। इस गाड़ी के साथ मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल प्लेन रोड्स की। सो नॉर्मल प्लेन रोड्स में तो इस गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप 500 किलोमीटर चलाएं, 800 किलोमीटर चलाएं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको गाड़ी पूरा साथ देगी एंड कंटिन्यूस भी मैंने इस गाड़ी को 400 किलोमीटर चलाया, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन सेकेंड चीज है कि पहाड़ों में ये गाड़ी कैसा चलती है, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया एंड मैंने बहुत लोगों को भी बताया। आज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस गाड़ी ने मुझे पहाड़ों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, चाहे सस्पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड हो, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm की है। एंड एक चीज मैंने इसमें बेनिफिशियल लगवाई है, वो है रॉजर ऐप के सस्पेंशन, जिससे क्या हुआ, गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीब 3 mm की बढ़ गई है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 173 या 174 mm है एंड इससे जो सिटिंग कंफर्ट है वो मेरा काफी बेहतरीन हुआ है। सो अब अपने पॉइंट में आते हैं कि पहाड़ों में कैसी है। सो पहाड़ों में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जैसे जैसे हाइट लेगी तो ये थोड़ी अंडर पावर आपको लगेगी एंड ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस गाड़ी का मैं यही कहना चाहूंगा कि सामान सारा आ जाता है, बूट स्पेस भी डिसेंट है, 285 लीटर की बूट स्पेस है, सामान सारा ले जाओ। लेकिन क्या होता है, जब सामान सारा है, 3 लोग हैं, सब कुछ है, तो गाड़ी थोड़ी दबी दबी लगती है। मतलब आपको ये फील होता है कि यार मजा नहीं आ रहा। इसलिए आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, लोग थोड़े हाई पावर की गाड़ियां ले रहे हैं जिससे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तीसरा पॉइंट मेरा ये कि खराब रास्तों में कैसा रहती है। खराब रास्तों में ये गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है ये नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी है। मतलब आपके लिए रिस्पॉन्सिव है। मतलब जैसे अगर आपकी सिटी ड्राइव 75% है तो ये आपके लिए सही है एंड 25% हाईवे है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी मेजरली 50%, मतलब 50% हाईवे है, 50% आपकी सिटी ड्राइव है, तो हो सकता है ये गाड़ी आपको प्रॉब्लम दे, क्योंकि आप कंटिन्यूस अगर इसको चलाएंगे तो आपका डेली, मतलब डेली का कंजप्शन ज्यादा होगा, रनिंग ज्यादा है, मंथली रनिंग ज्यादा है, तो आप डीजल ऑप्ट कर सकते हैं। मेरी रनिंग कम थी इसलिए मैंने ये गाड़ी ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस गाड़ी को जब खरीदूंगा तो मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे ले जाऊंगा। मैंने इससे उत्तराखंड ट्रिप किया, मैंने लेह लद्दाख मनाली कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इंदौर, और मैं ऑलमोस्ट साउथ तक जाके आ गया इस गाड़ी से, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई।
मैंने इस गाड़ी को 5 साल में डिफरेंट डिफरेंट जगह ले गया, हर तरीके के एक्सपीरियंस मैंने इस गाड़ी के साथ किए। मैंने रफ रोड्स में चलाया, मैं पहाड़ों में ले गया, प्लेन रोड्स में ले गया। मेरे को इस गाड़ी ने अभी तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दी, चाहे इंजन से रिलेटेड हो, चाहे सस्पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे मेरा पर्सनल जो कंफर्ट है, सिटिंग कंफर्ट, उससे रिलेटेड हो। मुझे किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ इस गाड़ी से। तो मेरी तरफ से ये गाड़ी तो बहुत बेहतरीन है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे पॉइंट की जो मेरे लिए, क्या जो भी गाड़ी लेता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो है आफ्टर सेल सर्विस। कि गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या है, कितने टाइम में सर्विस करानी है। तो देखिए, जब मैंने गाड़ी ली उसके बाद मैंने 2000 किलोमीटर से पहले एक सर्विस करा ली, बेसिक सर्विस। उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर में मुझे सर्विस करानी थी। अभी तक टोटल मैं इस गाड़ी की 6 सर्विस करा चुका हूँ। एंड सर्विस की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सुना था या देखा था कि हुंडई की सर्विस उतनी हाई नहीं रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। हुंडई की गाड़ियों की सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो शुरू में जो पहली दूसरी सर्विस थी तब मेरा 4-5 हज़ार लगा था, लेकिन उसके बाद मेरा कंटिन्यूअस, आप ये देखिए, फिगर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी रिसेंटली जो मैंने सर्विस कराई, अपनी 6 सर्विस कराई, उसमें मेरा टोटल लगा 15-16 हज़ार रुपए। ठीक है, मैंने एडिशनल कुछ चीजें सही करवाई या चेंज करवाई, वो अलग पार्ट है। लेकिन जो मेरी बेसिक सर्विस और सब कुछ पड़ी लेबर कॉस्ट के साथ, वो 8 से 9 हज़ार पड़ी, जो कि काफी ज्यादा है। इसकी गाड़ी की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर में होती है। अगर जर्मन कार्स या कुछ कार से कंपेयर करें तो उनकी जो सर्विस होती है वो 15,000 किलोमीटर में होती है। ठीक है, या साल जो भी पहले आए। सो 15,000 किलोमीटर में, और उनकी कॉस्ट भी इतनी आती है, 10 से 12 हज़ार। सो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी से लगाव है मेरा, गाड़ी मुझे पसंद है, इंजन स्मूथ है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये सर्विस के मामले में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि हर बार मेरा अमाउंट ज्यादा आ रहा है। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं, क्या ये गाड़ी आज के टाइम से वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आपने इसको 2019 या 2020 में खरीदा है, अगर आप आज की i20 की बात करें जो अभी करंट जनरेशन की चल रही है, तो वो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो काफी ओवर प्राइस्ड है, उसका प्राइस काफी ज्यादा है। एंड अगर आप मार्केट में कंपेयर करेंगे तो उस प्राइस में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड हो सकता है आपको उससे बेटर ऑप्शन मिले। सो ये चीज माइंड में रखिएगा। एंड इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैंने इस गाड़ी को 5 साल यूज कर लिया है, हुंडई की गाड़ी है, और मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि हुंडई की गाड़ियां काफी स्मूथ होती है। किसी तरह की कोई मैकेनिकल टेक्निकल किसी तरह की कोई मेरे को ग्लिच या प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। जो मेरा मेन मुद्दा था या मेरा जो पॉइंट था मुझे आप तक पहुंचाना था, वो ये था कि गाड़ी काफी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड मुझे आपको जरूर बताना था कि भाई इसकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, क्या आपके सिटी में भी ज्यादा आ रही है? मैं जैसे जयपुर राजस्थान से हूँ, आप हो सकते हैं दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो सकते हैं। सो वहां पे भी क्या कॉस्ट आती है Hyundai i20 की, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी गाड़ी चल गई है ऑलमोस्ट 70,000, 6 सर्विस करा चुका हूँ, एंड मैं इसी चीज से दुखी हूँ। अगर मैं गाड़ी चेंज भी कर रहा हूँ तो उसका 2 रीजन होंगे, एक इसकी सर्विस कॉस्ट से कि इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है ना, जबकि ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी नहीं है। अगर डीजल होती तो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता, लेकिन ये पेट्रोल गाड़ी है। एंड दूसरी चीज, मैं ज्यादातर क्या सिटी में ड्राइव करता हूँ, और 15 से 20% मेरा हाईवे रहता है या पहाड़ों में रहता है। तो उसके लिए ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो सिटी का ट्रैफिक है वो बहुत बहुत वर्स्ट हो गया है। मतलब नेक टू नेक ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड आप क्लच में पाँव रखे रहते हैं, कई बार होता है पाँव सुन्न पड़ जाता है, दर्द दिन लग जाता है। तो मैं वो सारी चीजें हेडेक नहीं चाहता। अब बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है कि गाड़ी का माइलेज क्या है। लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए इस चीज के लिए कि भाई गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन माइलेज क्या देती है। सो इस गाड़ी ने माइलेज के हिसाब से मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सिटी की बात करूं, मैं आपको सीजन के हिसाब से बताता हूं। अगर मैं बात करूं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में ये मुझे 13 से 14 का एवरेज निकाल के देती है सिटी में, एंड हाईवे में समवेयर अराउंड 18-19 का। और अगर गर्मियों की बात करूं, क्योंकि उसमें एसी चलता है, तो मेरे को सिटी में 10 से 12 के बीच एवरेज मिल जाता है, एंड हाईवे में मेरे को 18 के आसपास एवरेज मिल जाता है। तो मेरे लिए तो काफी सेटिस्फाइंग चीज है कि मुझे इतना अच्छा एवरेज मिल रहा है।
हाँ, और एक और दो बार जब मैं इसको थोड़ा हाईवे पे अच्छे से क्रूज कर रहा था 80-90 की स्पीड पे, तो इसने मुझे 24 kmpl तक का माइलेज भी निकाल के दिया है, जो कि काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। मैंने गाड़ी में जो चेंजेस कराए या मैंने एक्सेसरीज लगवाई, वो अपने कंफर्ट के लिए थी। बाकी जो मैंने स्टॉक गाड़ी ली थी उसमें सारी चीजें अवेलेबल थी। सो मैंने क्या क्या चेंजेस कराए मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। तो अगर फ्रंट से देखेंगे तो पूरा एलईडी सेटअप मैंने करा रखा है एंड शार्क फिन एंटीना करवाया है। इसके अलावा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, रॉजर रैप करवाया है। टायर की बात करें वो मैंने चेंज कराया अपने कंफर्ट के लिए। एंड सीटों की बात करें तो सीटें भी मैंने गाड़ी परचेज करते ही ये मैंने जो एसेसरीज ली थी ये मैंने डीलर पार्ट पे ही ली थी, क्योंकि उसमें मेरे को काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया था एंड मेरे को थोड़ा सा जो सिटिंग कंफर्ट चाहिए था वो मिल गया, तो इसलिए मैंने एंड टू एंड परचेज कर ली। सो अगर आपके पास बजट है आपका अच्छा कि आप टॉप वेरिएंट ले सकते हैं, टॉप से एक नीचे वाला, तो आपको बाहर से ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरी कुछ कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका बजट कम है एंड आप थोड़ा अच्छा वेरिएंट मतलब गाड़ी चाहते हैं, तो आप उसका बेस वेरिएंट ले सकते हैं बेस से ऊपर, एंड उसमें एक्सेसरीज आप बाहर से लगवाइए जिसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, जहां से भी एक्सेसरीज लगवाए जरूर देख लीजिएगा कि वो एक्सेसरीज जेन्युइन होने चाहिए, नहीं तो आपको बाद में थोड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर आप i20 लवर हैं या i20 फैन हैं तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी काफी पसंद आने वाली है। ये गाड़ी अच्छी तो है, इंटीरियर अच्छी है, एक्सटीरियर कंफर्ट, बूट स्पेस सारी चीज अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा दे रखा है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जब मैंने इसको परचेज किया था मेरे माइंड में कुछ डिफरेंट थिंकिंग थी, आज के टाइम में डिफरेंट है। सो उस टाइम पे मैं मैनुअल पे जा रहा था, आज मैं ऑटोमेटिक पे जाना चाहता हूँ। एंड इंटीरियर में मुझे ऐसी कोई वो चेंजेस ज्यादा नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सटल गाड़ी चाहता हूँ। जैसे फॉक्सवैगन की गाड़ी आती है, मतलब आप देखोगे बहुत रॉ है, लेकिन जो उनकी पकड़ है या ग्रिपिंग है या गाड़ी की मजबूती है वो काफी बेहतरीन होती है। तो मैं उस तरीके का पर्सन हूँ जो मैं ऐसी गाड़ियों पे रिलाई करता हूँ। एंड मेरे को एनालॉग डिस्प्ले चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब मेरे को पूरा डिटेल नहीं चाहिए, मुझे म्यूजिक सिस्टम पूरा डिटेल नहीं चाहिए। मतलब कुछ चीजें ये हैं कि मैं अगर बटन से यूज करूं तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। आपको कैसा गाड़ी पसंद है या आप कैसी गाड़ी चाहते हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा। Hyundai i20 Elite स्पोर्ट्स प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन का आपको वीडियो कैसा लगा, ओनरशिप का, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लाते रहेंगे। सो हमारा एक ही मोटिव है कि आपका गाड़ी का बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाना। आप अगर कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दी गई ईमेल आईडी पे, डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर सकते हैं। मेल करिए, हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे एंड आपकी थ्रू आउट हेल्प करेंगे। आपकी कार बाइंग या बाइक या कोई भी चीज आप लेना चाहें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो अब मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन